आज हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। यहाँ से परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। परिचय, तत्वों का वर्गीकरण। आखिर तत्वों का वर्गीकरण क्यों जरूरत पड़ा कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्यों जाए। तत्वों का वर्गीकरण तत्वों को उनके समान गुणों के आधार पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। अब यहाँ की इसकी आवश्यकता के ऊपर तत्वों का वर्गीकरण कर दिया जाए तो आवश्यकता पड़ा कि तत्वों का अध्ययन सरल हो, इन्हें पहचानने में सरल हो, समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके और नए तत्वों के गुणों का अनुमान लगाया जा सके। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, क्यों आवश्यकता पड़ी, तो इसको ध्यान रखेंगे। तत्वों का अध्ययन सिंपल हो गया, समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके और नए तत्वों के गुणों का अनुमान लगाया जा सके। इसलिए अब पहला जो तत्वों को समझाने का सुझाव दिया था वो था डोबेरेनर का त्रिक नियम। 1817 में डोबेरेनर ने 3 तत्वों के समूह बनाए थे। कितने तत्वों के समूह बनाए थे, ध्यान रखिएगा, 3 तत्वों के समूह बनाए और नियम दिया कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। यानी ये बताया कि अगर पहला तत्व है, अगर ये पहला तत्व है प्लस तीसरा तत्व बटे 2 कर दिया, यानी औसत निकाल दिया। यानी ये एग्जांपल दिया कि लिथियम और पोटेशियम को जोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे तो बीच का निकल जाएगा। देखिए 39 और 7 46 हो गया और 2 से भाग दिए तो 23 आ गया। तो एवरेज निकाल दिया कि इन दोनों के जब हम जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं, एवरेज करते हैं, पहला और तीसरा तत्व यहाँ दिया भी है, पहला और तीसरा तत्व को जब हम जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं, औसत निकालते हैं तो 23 होता है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। तो ये सोडियम निकल के आता है। और ये तीनों याद रखेंगे कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ब्रोमियम, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। अब कैल्शियम और बेरियम को जब जोड़े तो स्ट्रांसियम आया। स्ट्रांसियम का परमाणु द्रव्यमान 88.5 होता है। तो ये सीमाएं कब तक लागू हो चुकी थी, कहाँ तक मतलब लागू हुई, तो सभी तत्वों पर लागू नहीं हुई, सभी एलिमेंट पे लागू नहीं हुई, केवल कुछ ट्रिक ही बनाए जा सके, केवल कुछ ही ट्रिक बनाए जा सके। ऑफ टाइम एकेडमी को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम। सबसे पहले तो यही पूछ लेता है कि अष्टक नियम किसने दिया था, यानी ऑक्टेव रूल किसने दिया, तो न्यूलैंड ने दिया था। पहला तत्व तो यही हो गया। न्यूलैंड ने जब अष्टक नियम दिया था उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। ये भी परीक्षा में पूछा गया, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 1866 में जॉन न्यूलैंड ने यह नियम दिया, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड के समय 56 तत्वों की आवर्त सारणी थी। कितने तत्वों की आवर्त सारणी थी, 56 तत्वों की। और इसने क्या बताया कि तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में रखने पर प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण दर्शाता है। पहले 8वां तत्व क्या होता है, समान गुण दर्शाता है। और यहाँ पर दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। दिया हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, सेलेनियम, डीआई, यूरेनियम, टेलुरियम। यानी ये प्रत्येक 8वां तत्व क्या होता है, समान तत्व दर्शाता है। किसने बताया था, तो न्यूलैंड ने बताया था। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट नहीं है एलिमेंट वाला, यहाँ ये देखिए ये पूछता है सीमाएं कहाँ तक लागू हुई, तो ये केवल कैल्शियम तक लागू हुई। ग्रुप डी में रेलवे में भर भर के क्वेश्चन आया है, एएलपी, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी कि यह जो न्यूलैंड जो अष्टक नियम दिया था वह कहाँ तक लागू हो पाया था, तो कैल्शियम तक लागू हो पाया था। नए तत्वों के लिए स्थान नहीं छोड़ा, मतलब न्यूलैंड नए तत्व के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ा। ये बोल दिया कि अब तत्व होगा ही नहीं, तो इसलिए जगह ही नहीं छोड़ा। कुछ असमान तत्वों को साथ रख दिया, कुछ असमान तत्व था उसको भी क्या कर दिया, एक साथ रख दिया। प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण को दर्शाता है। और इन सब ने जो दिया था नियम, ये परमाणु भार के अनुसार दिया था। किसके अनुसार दिया था, परमाणु भार के अनुसार। ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे, मेंडलीव का आवर्ती नियम। ये इंपॉर्टेंट ये भी है, मेंडलीव का आवर्ती नियम, पीरियोडिक टेबल जो ये भी दिया था। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल दिया किसने था, तो देमेत्री मेंडलीव ने दिया था। तो 1869 में देमेत्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी, और इन्होंने आवर्त सारणी दिए तो तत्व के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त नियम में परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं तत्व के गुण, ये भी ध्यान रखेंगे। आप विशेषताएं क्या थी, 8 समूह थी, 7 आवर्त थे,
नए तत्वों के लिए स्थान छोड़ा और कई तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी भी की। यानी इन्होंने क्या किया, नए तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिया और कई तत्वों के लिए गुणों के लिए भविष्यवाणी की। सीमाएं क्या थी, कहाँ तक ये संभव हो पाए, तो हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, समस्थानिक का स्थान नहीं था, कुछ तत्वों का क्रम गलत था, इसीलिए सीमा यहीं तक सीमित रह गया। मेंडलीव की सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित था, परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान पर। इस सारणी में कुल 63 तत्व ज्ञात थे, जिनमें कुछ स्थान खाली छोड़े गए थे। तो न्यूलैंड में पढ़े थे 56 तत्व थे और इनके समय में 63 तत्व हुए थे, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आधुनिक आवर्त नियम, जो कि इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा है। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया, तो सबसे पहले आवर्त नियम दिया किसने, तो मेंडलीव ने। आधुनिक जब लगाएगा तभी ध्यान रखिएगा कि हेनरी मोजले ने 1913 में आधुनिक आवर्ती नियम दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नियम दिया था। सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर VVI है, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन थे। जब और सभी दिए थे परमाणु भार पे, लेकिन मोजले साहब जो थे, हेनरी मोजले साहब, इसने किस पे आधारित दिया, परमाणु क्रमांक के आधारित दिया, यानी हाइड्रोजन हीलियम ये सब एक दो करके ऐसे दिया। यह वर्तमान में आवर्त सारणी का आधार है। अब आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार है उसको देखिए, यहाँ पर ये हम 118 आवर्त सारणी पर यहाँ दिए हैं कि 7 आवर्त थे। कितने आवर्त थे इनके समय में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त, आवर्त किसको कहते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिए कि आवर्त ये 1 2 3, ये पूरा आवर्त, ये पूरा आवर्त, ये पूरा आवर्त, ये पूरा आवर्त, इधर से ये आवर्त इसको कहते हैं, ये आवर्त, ये आवर्त, ये हमारा चिन्ह देख ले, तो ये 7 आवर्त था, 4 5 6 7 आवर्त। लेकिन अब यहाँ पर 18 समूह है, तो समूह इसको कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 18 तक है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ये 18 समूह थे। यानी 7 आवर्त जो थे इसको हम क्षैतिज रेखाएं हैं, ये क्या है, क्षैतिज को हम आवर्त का क्या कहते हैं, आवर्त, और 18 समूह है इस ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। तो 118 ज्ञात तत्व हैं, कितने तत्व हैं, तो 118। अब ये सब देख लिए, तो अब जैसे इसको याद करना होता है, पहला याद रखना होता है, दूसरा याद रखना होता है, फिर 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, यहाँ से क्वेश्चन रेलवे में बहुत बनते हैं। यहाँ से कभी पूछ लेता है कि हाँ ये कि दूसरी आवर्त में क्या था, या ये पूछ लेगा ये क्षारीय धातु, इसको हम क्षारीय धातु कहते हैं, इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं दूसरा को। इसी प्रकार ये बोरॉन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, ये इसे ये जो है इसे हेलोजन फैमिली भी कहते हैं, और लास्ट 18वां को अक्री गैस कहते हैं। तो ये सभी आगे हम पढ़ाएंगे कि हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सुन बाप रोए, ऐसे ट्रिक से आपको याद करने में आसानी होगी। हम नेक्स्ट अभी जब पढ़ेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में भी क्लियर करेंगे। समूह एवं आवर्त, ऊपर से नीचे जाने वाले स्तंभ कुल 18 समूह हैं। ऊपर से नीचे जाने पे कितने समूह हैं, तो 18 समूह हैं। तो ये समूह वर्टिकल कॉलम, देखिए ये जो दिया गया है इसको हम समूह बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समूह। ऊर्ध्वाधर जो है वर्टिकल कॉलम, ऊपर से नीचे जाने वाले स्तंभ कुल 18 समूह है। समान समूह के तत्वों को रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। समान समूह के तत्वों के, नहीं पहला अगर ये समूह है तो इसका रासायनिक गुण क्या समान है, दूसरा है तो इसका भी समान है, तीसरा का पूरा धातु का समान होता है, ऐसा ध्यान रखेंगे। आवर्त कितने हैं, तो 7 आवर्त हैं, इसको आवर्त कहते हैं। पता चल गया कि ये आवर्त होते हैं। बाएं से दाएं जाने पर, ये अगर बायां है और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है। तो ध्यान रखेंगे, बाएं से दाएं जाने परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं। नेक्स्ट धातु, अधातु, उपधातु। हम धातु अधातु के चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा स्पीड में इसको देख लेते हैं। धातु चमकीली होती है, विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु तन्य होती है, और धातु अगाधवर्तनीय होती है। तो ये सब पढ़ चुके हैं, धातु को तार्क रूप में बताए थे। सबसे क्या कहते हैं, सुचालक धातु चांदी पहला बताए थे, तब तांबा। और धातु विद्युत की कुचालक होते हैं, भंगूर होते हैं, टूट जाते हैं तुरंत, और चमकहीन होते हैं। उपधातु धातु धातु दोनों के गुण होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये उपधातु हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है समूह 1 इसको कहते हैं, इसको समूह 2 कहते हैं, यहाँ सब लिखा गया। आवर्त ये दिया हुआ है, ये सभी आवर्त लिखा हुआ है, तो ये समझ लिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें क्या है, तो लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टेनाइट। अब यहाँ पर देखिए लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टेनाइट श्रेणी क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये ग्रुप हो गया,
अब यहाँ पर SPDF इसमें विभाजित किया गया है, और यहाँ पर लेंथेनाइड श्रेणी में, ये नीचे लेंथेनाइड श्रेणी हो गया, LA से लेके LU तक, 57 से लेकर 71 तक, और 89 से लेकर 103 तक क्या है, एक्टिनाइड श्रेणी। ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान में रखा जाता है। अब अगर आपको पीरियोडिक टेबल अगर आपके सामने है तो उसको रखें तो ध्यान रहेगा कि परमाणु त्रिज्या समूह में नीचे जाने पर बढ़ती है। अब समूह तो बताए थे कि ये समूह और ये समूह, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन था, लिथियम था, हलीना ने की रब से फरियाद, हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मंगेकार सुन बाप रोए, बस इतना लिखते हैं। तो हलीना ने की रब से फरियाद, तो ये इधर जो हम आते हैं तो ये समूह है, ये समूह है, इधर जाते तो ये आवर्त है, ये बता चुके हैं। तो समूह में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, यानी समूह में हम अगर यहाँ आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। तो अगर हमको कहेगा कि हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या ज्यादा कि फ्रांसियम, तो फ्रांसियम सबसे ज्यादा क्या, फ्रांसियम लास्ट में, तो फ्रांसियम का सबसे ज्यादा। ध्यान रखेंगे। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से रटेंगे। संयोजकता पहले बढ़ती है फिर घटती है, पहले बढ़ती है और फिर घटती है। जब हम इधर आते हैं तो पहले बढ़ती है और फिर घटती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पहले बढ़ते हैं घटते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम इधर आते हैं तो बढ़ती है और फिर घटती है। धात्विक गुण समूह में बढ़ता है, धात्विक गुण क्या होता है, समूह में बढ़ता है और आवर्त में घटता है। ये जो अभी आपको हम बताए क्या कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। संयोजकता जैसे हलीना ने की रब से फरियाद, तो इसका जो है ना एक ही सेम संयोजकता होती है, ये भी ध्यान में रखेंगे। धात्विक गुण मेटेलिक कैरेक्टर समूह में बढ़ता है और आवर्त में घटता है, यानी समूह में जब हम इधर आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ते जाएगा और इधर जब जाएंगे तो धात्विक गुण घटता जाएगा। घटता जाएगा कैसे, तो इधर सभी अधातु है तो धात्विक गुण तो घटता चला गया। तो ये ध्यान रखेंगे, समूह में धात्विक गुण बढ़ रहा है और आवर्त में जब इधर हम बाएं से दाएं जाने जाते हैं तो घटता है। अधात्विक गुण समूह में जब हम जाएंगे तो घटता है, समूह में क्या होता है, घटता है, क्योंकि इधर सभी धातु है और इधर सभी अधातु है, तो आवर्त में बढ़ता है, आवर्त में बढ़ता है। ध्यान रखेंगे, एकदम थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बार बार इसको पढ़िएगा तो ध्यान में आ जाएगा। आवर्ती प्रवृत्तियां तत्वों के गुणक उनके परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होते हैं, ये तो पढ़ ही ले। प्रवृत्ति को समझने की दिशा, आवर्त बाएं से दाएं जाते हैं तो आवर्त होता है, हम अभी बता चुके हैं कि अगर ये पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में हम अगर इधर आते हैं, ये इसको हम बाएं से दाएं कहते हैं, ये समझ में आना चाहिए। और ये समूह ऊपर से नीचे हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। परमाणु त्रिज्या ये भी पढ़ लिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है समूह में नीचे जाने परतों की संख्या बढ़ती है और आवर्त में बाएं दाएं प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने की त्रिज्या घटती है। संयोजकता पढ़ लिए, धात्विक गुण पढ़ लिए, अधात्विक गुण पढ़ लिए। सेम यहाँ पर एक तालिका टेबल दिया हुआ, इस टेबल को देख लेते हैं कि टेबल में क्या दिया गया है। परमाणु त्रिज्या समूह में ऊपर या नीचे जाने पर बढ़ती है, आवर्त में बाएं दाएं जाने पर घटती है। संयोजकता समूह में ऊपर नीचे कहीं कहीं चेंज हो, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी आवर्त में। अगर हम इधर से जाते हैं तो पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। धात्विक गुण, धात्विक गुण समूह ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है और आवर्त में बाएं दाएं जाने पर घटता है। और धात्विक गुण समूह ऊपर से नीचे आने पर घटता है और आवर्त में बाएं दाएं जाने से बढ़ता है। ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण एवं त्याग, इसको हम धातु चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, धातु इलेक्ट्रॉन का क्या होती है, छोड़ती। कैसे, तो हम जैसे सोडियम लिखे तो Na पॉजिटिव, ये जो लिखे यही जो है ये धनात्मक, ये धनायन जो बना रही है, ये धनायन बना रही है, तो ये अगर 11 नंबर पे थी तो ये धनायन बना रही है तो एक घट जाएगा, 10 हो जाएगा। तो धातु के परमाणु सभी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं और धनायन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो यहाँ पर 2 और 8 बन गया। ऐसे होता कितना है, 2 8 1 यानी 11 होता है। और अधातु क्या है, तो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जैसे क्लोरीन। अब ये देखिए माइनस, ये जो है रिनाइन, क्लोरीन पे जो रिनाइन पढ़ा, तो धातु के परमाणु बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रिनाइन बनाते हैं। ये ग्रहण करते हैं तो क्या बनते हैं, रिनाइन। ये 2 8 10 7 17 होते हैं। देखिए यहाँ पर जब ये ग्रहण किया तो 18 बन गया। तो ध्यान रखेंगे, धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं।
ये भी दिमाग में रखेंगे। बहुत अच्छा निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है कि धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, और धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सभी धातु हैं। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन और सल्फर और फ्लोरीन ये सभी अधातु हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। अब है ऑक्साइड की प्रकृति। ये भी हम ध्यान दे चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं धातु धातु चैप्टर में, फिर भी एक बार रिवीजन करते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन, अगर धातु ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो क्षारीय ऑक्साइड बनेगी। धातु क्या बनाती है? क्षारीय ऑक्साइड। और इसको देखिए, अधातु प्लस ऑक्सीजन मिलेगी तो अम्ल ऑक्साइड। लेकिन अब ये याद करने का एक तरीका है, धातु को ध्यान नहीं रहेगा तो अधातु असधातु और से अम्ल ऑक्साइड और धातु क्षारीय ऑक्साइड। अब ये जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार, Na2O, K2O, CaO, MgO, FeO3। तो इसको पढ़ते हैं सोडियम ऑक्साइड K2, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर थोड़ा इसको ऊपर स्लाइड को करते हैं। यहाँ देखते हैं अम्ल के साथ लवण और जल जब अभिक्रिया कर रहा है तो Al2O3 6H, ये 2LCl3H2O ये जोड़ के बन रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे। और धातु ऑक्सीजन अम्ल ऑक्साइड ये जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। उदाहरण के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर ऑक्साइड, SO3 सल्फर, ये P2O5, N2O5, Cl2O7। कुछ ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। कुछ ऑक्साइड क्या होते हैं? ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे Al2O3 ZnO। ये दिमाग में रखेंगे, ये इसको सीधा याद एग्जाम्पल कर लीजिए, और एग्जाम्पल ही रेलवे में बहुत बार पूछा है। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इनका स्वभाव दोनों से जैसा होता है, इनका दोनों जैसा, अम्ल क्षार दोनों जैसा। हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन का कुछ व्यवहार कुछ समूह 1 तथा 17 दोनों तत्वों के जैसा होता है, यानी इसके जैसा भी होता है और इसके जैसा भी होता है। तो समूह 1 जैसा व्यवहार, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर H+ बनाता है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। समूह 17 जैसा व्यवहार, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ऋणायन बना सकता है और सहसंयोजक यौगिक बना सकता है, इसलिए हाइड्रोजन का स्थान विशेष माना जाता है। यह दोनों समूहों से समानता रखता है, 1 और 17 से दोनों से समानता रखता है, इसीलिए हाइड्रोजन को कभी कभी लोफर तत्व कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा एक बार एग्जाम में आया हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथा आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, और आवर्त सारणी सीधा अगर केवल पूछ ले तो ध्यान रखिएगा परमाणु भार पर आधारित। ये 11 परमाणु क्रमांक, ये 23 जो यही परमाणु भार, और ये Na सोडियम तत्व का प्रतीक होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पूछ ले, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु तो फ्रेंसियम है, व्यवहारिक रूप से सीजियम है। फ्रेंसियम अति दुर्लभ अत्यधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए व्यवहारिक रूप में सीजियम को सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु माना जाता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु, ये सब क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट है, याद रखिएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु फ्लोरीन है, बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक, बहुत अधिक अभिक्रियाशीलता, प्रकृति मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, ध्यान में रखेंगे। फिर है नेक्स्ट, यहां पर दिया गया है निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस है, इसको याद करने का तरीका हम बताएंगे, और बहुत ही आसान होता है याद करने का तरीका। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेशियम। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेशन दिया है, ऑर्गेनेशन। सबसे स्थिरता तो प्रायः अक्रिय और संयोजकता 0 होता है। तो ये कहा भी जाता है निष्क्रिय गैस को शून्य समूह तत्व भी कहा जाता है। शून्य, हम जब ग्रुप डी का एग्जाम दिए थे 2022 में, तो उस समय यही पूछा था शून्य समूह तत्व किसे कहा जाता है। तो शून्य समूह तत्व किसे कहा जाता है? तो शून्य समूह तत्व निष्क्रिय गैसों को कहा जाता है। तो दिमाग में रखेंगे। एनसीईआरटी आधारित वन लाइनर फैक्ट, ये भी दिमाग में रखते हैं। आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया? तो हेनरी मोजले ने दिया। मेंडलीव की सारणी किस पर आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी पूछे तो परमाणु द्रव्यमान पर, और आधुनिक आवर्त सारणी मोजले का पूछे तो परमाणु क्रमांक। कुल समूह कितने हैं? 18। कुल आवर्त कितने हैं? 7। निष्क्रिय गैस किस समूह में होती है? निष्क्रिय गैस 18वें समूह में होती है, जिसे शून्य समूह भी कहते हैं। हैलोजन किस समूह में होते हैं? 17वें समूह में होते हैं। क्षार धातु किस समूह होती है? समूह 1 में होती है। क्षार मृदा धातु किस समूह होती है? समूह 2 में होता है। समूह 1 में हलिनाने की रब से फरिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सभी क्या है? क्षार धातु। क्षार मृदा धातु बेटा, मंगकानिनी, बेरियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या होते हैं?
क्षार मृदा। परमाणु त्रिज्या आवर्त कैसी होती है, घटती है। तो ये अभी हम याद करेंगे तो ध्यान में रहेगा। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। डोबेर नियम का त्रिक नियम। किसी त्रिक में मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम। तत्व को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान रखने पर प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के समान गुण दर्शाता है। पीछे ये सब पढ़ चुके हैं, रिवीजन सिर्फ कर रहे हैं। मेंडलेव के आवर्त नियम की सामान्य सीमा क्या थी, तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। समस्थानिक का स्थान नहीं बताया इसका। कुछ तत्व क्रम उनके गुणों के अनुसार ठीक नहीं था। पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए हम स्पीड में थोड़ा इसको बता रहे हैं। आधुनिक आवर्ती नियम। तत्व के गुण के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन थे और यह नियम 1913 में दिया गया था। समूह एवं आवर्त में अंतर। समूह ऊपर से नीचे जाने वाले स्तंभ को समूह कहते हैं। कुल 18 समूह होते हैं, यानी ये समूह होता है। और समूह समान समूह तत्व के रासायनिक गुण समान होते हैं। आवर्त बाएं दाएं जाने पर जाने वाली पंक्तियां आवर्त काल, कुल 7 आवर्त। आवर्त बाएं जाने परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या की प्रवृत्ति। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और आवर्त बाएं जाने पर घटती है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है परमाणु त्रिज्या। धात्विक गुण भी समूह से ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और अधात्विक गुण क्या होता है, समूह से ऊपर नीचे जाने पर घटता है। आवर्त बाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, अधिक घटता है सॉरी, और अधात्विक गुण बढ़ता है। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, 1 और 17वें समय में था। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या थी, यह परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। 7 आवर्त 18 समूह थे, कुल 118 तत्व था। नए तत्वों के लिए स्थान छोड़ा गया और तत्वों गुण आवर्तिता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब मेंडलीव के आधुनिक आवर्त और अंतर क्या है, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में और आधुनिक आवर्त सारणी में तो आधार क्या था, यह परमाणु द्रव्यमान पे दिया गया था और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक दिया। समस्थानिक के लिए स्थान नहीं छोड़ा गया, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में छोड़ा गया, एक ही स्थान पर रखे जाते हैं। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं और ये आधुनिक आवर्त सारणी समूह 1 में दिया गया। नए तत्वों के लिए स्थान छोड़ा गया था, अस्पष्ट रूप से छोड़ा गया। क्रम में त्रुटियां, तत्वों का क्रम गलत था जबकि इसका आधुनिक आवर्त सारणी क्रम सही था। कुल तत्व तब तक कम ज्ञात थे और अभी 118 ज्ञात थे, उस टाइम 63 थे। अब देखिए ये हलिनाने की रब से फरियाद। देखिए फर्स्ट ग्रुप यहाँ दिया गया है, क्षारीय धातु कहा जाता है हाइड्रोजन। हलिनाने की रब से फरियाद दिया हुआ है। अब हलिनाने की रब से फरियाद, तो याद करने के लिए क्षारीय धातु, फर्स्ट ग्रुप को हम क्षार धातु कहते हैं, हम अभी पढ़े थे। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है। तो अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन का था और इसके बाद यहाँ पर बेरियम का था, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो ये समूह है, ये पहला समूह को हम कहते हैं हाइड्रोजन। पहला जो समूह है इसे हम कहते हैं क्षारीय धातु। दूसरा जो है क्षारीय मृदा धातु, ये ध्यान रखें, अल्कली मेटल। और दूसरा जो है अल्कली अर्थ मेटल, दूसरा समूह। तो फर्स्ट ग्रुप में जो है क्षारीय धातु। तो हलिनाने की रब से फरियाद, तो अब याद करेंगे, याद रहेगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो याद रहेगा। तो फ्रांसियम क्या है, उपधातु है। सीजियम क्या है, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव धातु है। हाइड्रोजन क्या है, तो अधातु है। सभी चीजें हम अच्छे से लिख दी हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसके देखना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें।